हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनलाइजेशन ऑफ पॉलीमर्स। आपको मैंने इसकी पीडीएफ और बुक दोनों मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। होप आपने इसको एक बार रीड आउट किया होगा। तो फंक्शनलाइजेशन ऑफ पॉलीमर्स में आपने पढ़ा होगा, इसका जनरल मतलब सिंपल ये है, जो स्टेबलाइज्ड पॉलीमर्स हैं उनको हम डिफरेंट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करा के उनकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ाएंगे, उनको केमिकल रिएक्टिव बनाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टेबल पॉलीमर्स विद रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता ही है कौन कौन से हैं। एल्डिहाइड हुआ, आपका कीटोन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। तो जितने भी आपके रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हमें सिंपल ऐड कराना है विद स्टेबल पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स जिनका स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ पॉलीमर्स विद रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स मेकिंग दैम केमिकली रिएक्टिव बनाना है ताकि उनकी एप्लीकेबिलिटी हम बढ़ा सकें, डिफरेंट ज़्यादा और ज़्यादा एप्लीकेशंस में हम उनको यूज़ कर सकें। पॉलीमर्स यूज़ एज सपोर्ट, आपका जो पॉलीमर है उसको एज हम सपोर्ट की तरह यूज़ करेंगे। सपोर्ट का मतलब है वो आपका एज अ रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, रिएजेंट प्लस एक रिएक्टेंट होगा आपका, और पॉलीमर का हम स्ट्रक्चर को हल्का सा वेरी करेंगे टू मेक दैम फंक्शनलाइज्ड। देयरफॉर शुड बी केमिकली एंड थर्मली इनर्ट। मैं शुरुआत से वही बोल रही हूँ कि पॉलीमर्स या मोनोमर्स जो भी आप फंक्शनलाइज करना चाह रहे हो उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, थर्मली भी और केमिकली भी, थर्मोडायनेमिकली भी और आपका काइनेटिकली भी स्टेबल कंपाउंड्स होने चाहिए जिनका स्ट्रक्चर, टेम्परेचर या आपका केमिकल डिस्ट्रॉय ना कर सके, कोई भी चेंज ना ला सके। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल कौन से पॉलीमर्स होंगे जहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होगा वहाँ पे आपका वो पॉलीमर आपका बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा फॉर फंक्शनलाइजेशन। क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये आपका क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है। यहाँ पे वेरियस क्रॉस लिंक्स बन रहे हैं बिटवीन द एटम्स। तो यहाँ पे जब आपका क्रॉस लिंकिंग आपने देखा तो मटेरियल शुड बी पोरस इन नेचर। जब आपने यहाँ पे क्रॉस लिंक्स बना लिए ढेर सारे, तो यहाँ पे आपका एक कैविटी की तरीके से एक हमारे स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, कैविटी आ रही है। तो ये कैविटी विल बी आपका, इस कैविटी की वजह से ही आपका क्या हो रहा है, आपका क्या फॉर्म हो रहा है, पोर्स फॉर्म हो रहे हैं इनसाइड द स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि पोरोसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा पोरस मटेरियल्स कौन से हैं, तो याद करिए, आपने पढ़ा होगा बीएससी के टाइम पे, जियोलाइट्स। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका बहुत ज़्यादा पोरस इन नेचर होता है बिकॉज ऑफ कैविटी एंड होल्स इनसाइड इट स्ट्रक्चर। अगर आपका कैविटी है या होल फॉर्म है अगर आपका, तो वो बहुत ज़्यादा पोरस इन नेचर होंगे। अब ये हमें पोरस क्यों चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट रिएजेंट्स या सॉल्वेंट्स हमें उसमें से अलाउ करने हैं, पास करने हैं, ताकि वहाँ पे डिफरेंट जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उसमें आपका रिप्लेसमेंट हो सके। अलाउ एक्सेस टू रिएजेंट्स एंड सॉल्वेंट्स। तो मटेरियल अगर आपका पोरस होगा तभी आपका फंक्शनलाइजेशन हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। अगर इफ़ नॉन पोरस आपका मटेरियल हुआ, नॉन पोरस हुआ, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे सरफेस एक्टिविटी होगी। सरफेस एक्टिविटी का मतलब है जो भी आपके ग्रुप्स होंगे, जो आपके सरफेस पे आपके जो ग्रुप्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपका जो जो भी ग्रुप होगा वो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय द डिज़ायरेबल फंक्शनल ग्रुप। आप जिससे भी रिप्लेस करना चाहते हो उससे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपका मटेरियल में पोरस स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब वहाँ पे क्रॉस लिंक्स होंगे तो वहाँ पे रिएजेंट्स और सॉल्वेंट्स इजीली पास आउट कर सकते हैं, अपना ग्रुप इजीली अटैच करा सकते हैं। वहाँ पे हमें कैटलिस्ट या किसी भी हमें केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नॉन पोरस स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे आपका सरफेस एक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। नॉन पोरस होगा तो वहाँ पे आपकी सरफेस एक्टिविटी होगी। अब मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है फंक्शनलाइजेशन, अभी तक सबसे ज़्यादा रिसर्च जिस पे हुई है वो है आपका पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन आपका केमिकली इनर्ट कंपाउंड है, केमिकली स्टेबल है। इसका स्ट्रक्चर आपको इस टाइम पे याद होना चाहिए, बिकॉज क्लासिफिकेशन वाज योर फर्स्ट यूनिट, आपकी पहली यूनिट थी। तो अब तक आपको इसका स्ट्रक्चर मेमोरेबल होना चाहिए।
तो ये आपका स्ट्रक्चर है CH2CH एंड देन बेंजीन। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। इसका फंक्शनलाइजेशन डिफरेंट वेरियस मैकेनिज्म केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम करा चुके हैं। बाय वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स हमने इसके स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके हैं। क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं अभी तक हम? अमोनियम कार्बोक्सिलेट, एल्डिहाइड, थायोल, साइनाइड, डाइफिनाइल फॉस्फीन ग्रुप्स। तो ये सारे ग्रुप्स हमने अटैच करा के हमने पॉलीस्टाइरीन को बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हमने यूज़ कर चुके हैं आज की डेट में। ये इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट सक्सेसफुल एम्प्लॉयड हैव बीन फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ acrylic and metha acrylic esters and styrene where the functional groups is the part of the ester group and aromatic group। या तो एस्टर ग्रुप के साथ हमने फंक्शनल ग्रुप को अटैच कराया या फिर एरोमेटिक रिंग के साथ हमने उसको अटैच कराया है। आप इस साइड चेन के साथ भी अटैच करा सकते हो फंक्शनल ग्रुप, आप इस बेंजीन के साथ भी अटैच करा सकते हो। आपको बस पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर को हल्का सा चेंज करके उसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ानी है। अब ये क्या कर रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप की जो एप्लीकेशंस हैं विल बी एडेड इन द एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीमर। पॉलीमर की अपनी एक एप्लीकेशन तो थी ही पहले से, मगर जो फंक्शनल ग्रुप की अपनी एक एप्लीकेबिलिटी थी वो भी आपकी एड ऑन हो चुकी है विद द पॉलीमर। तो हम दो चीज़ों से जब हम एक चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी हमेशा इंक्रीज़ करते हैं। इसको आप कंपोस्टिंग भी बोल सकते हो, एक कंपोजिट बनाना भी बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शंस। अब इसमें हमने एक हल्का सा एग्जाम्पल यूज़ किया है कि कैसे हम कौन सी रिएक्शंस हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, अगर आपका सब्स्टिट्यूट जो है केवल एक सिंपल एक मॉलिक्यूल है और आपके ये आपके मोनोमर्स हैं, तो आपका जो ग्रुप है उसके साथ सिंपल आपका जो मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाएगा। अगर आपका पॉलीमर है और आपका इस तरीके से ब्रांचिंग है तो आपका इस तरीके से ब्रांचिंग में भी आपका अटैच हो सकता है। तो दीज आर द टू बेसिक रिएक्शंस। ये आपका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश करी है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स मेमोराइज करके रखते हैं कि कहाँ कहाँ पे फंक्शनलाइजेशन अभी तक कर चुके हैं हम लोग और क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए आपके मटेरियल में फॉर फंक्शनलाइजेशन प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, ये आपके डिफरेंट रिएक्शंस हैं कि आप कैसे उसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ा सकते हो। अगर रबर हमने लिया है, रबर है आपका ये पॉलीब्यूटीन, अगर इसमें आपने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम में अगर आपने इसका हाइड्रोजनेशन करा दिया, याद करिए बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपने इसका हाइड्रोजनेशन करा दिया तो आपको क्या मिलेगा, वाटर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो रबर से आपका जो एक आपका अमॉर्फस कंपाउंड है, अमॉर्फस से आपको क्या मिल रहा है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल रहा है, क्रिस्टल मिल रहा है, जिसकी क्रिस्टल्स की अपनी एक एप्लीकेबिलिटी क्या है कि वो डिफाइंड एक अपने लैटिस पॉइंट में सारे उनके एटम्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेबिलिटी है फंक्शनलाइजेशन की कि आप अमॉर्फस कंपाउंड को कैसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड में अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपल इसका हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, हाइड्रोजन को ऐड करा दीजिए पॉलीमर में और आपका डिफरेंट एप्लीकेशन में आपका यूज़ हो जाएगा। दूसरा है पॉलीवी साइक्लोहेक्सेन, आप इसको साइक्लोहेक्सेन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको लेने पड़ेंगे, 3H2 लेना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन सब जगह अटैच हो जाएगा और आपको साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। और साइक्लोहेक्सेन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन टू बेंजीन। तो यहाँ पे आपका विस्कोसिटी, सॉल्वेंट नेचर, हर चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका पॉलीविनाइल पायरिडीन, PVP को हमने कन्वर्ट कर दिया है। आपका ये वाला जो ग्रुप है, ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे आपका ये रिएक्टिव है एंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। अगर ये आपका जो कंपाउंड है ये बहुत रिएक्टिव है, आपने पढ़ा होगा ड्यू टू इट्स हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो आपका ये बहुत ज़्यादा
रिएक्टिव है, सब्स्टिट्यूशन अंडरगो कर सकता है, इसीलिए इसको हम स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, आर के साथ रिएक्ट करा देंगे और यहाँ पे सिंपल हमारा दूसरा डेरिवेटिव निकल के आ गया। आपका ये स्टेबल कंपाउंड है और इजीली आपका डिफरेंट एप्लीकेशंस आपका शो करेगा। स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपका वही जो सेम हमने यहाँ पे देखा कि आपके यहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, फिर हमने इसको कम रिएक्टिव बना दिया, वैसे ही हम आइसोमराइज करा सकते हैं। ये देखिए आप, ये आपने ये मोनोमर पढ़ा होगा, मेमोराइज करिए किसका मोनोमर है। और अगर हम इसको आइसोमराइज करा दें तो हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज़ आपने पढ़ा होगा कीटो इनॉल आइसोमराइजेशन। तो यहाँ पे आपका अल्कोहल जो है वो कीटो में आइसोमराइज हो चुका है। क्लोरीनेशन ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो आपका नेचुरल रबर का फॉर्मूला है ये वाला आपका आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन में अगर आप देखेंगे, अगर आप HCl के साथ प्रोटोनेट करा दो, इसको प्रोटोनेशन करा दोगे तो आपको मिलेगा ये स्ट्रक्चर। आपका मोस्ट स्टेबल कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आके अटैच हो जाएगा और आप सिंपल फिर क्लोरीन आपका अटैक कर देगा और क्लोरीन आपका मोस्ट स्टेबल कार्बन पे कार्बोकैटाइन पे अटैच हो जाएगा। पढ़ा होगा आपने SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन अटैच हो चुका है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लोरीनेशन शो करना है, आपको ज़्यादा क्लोरीनेटेड कंपाउंड बनाना है, तो आप कौन सा क्या यूज़ करोगे, क्लोरीन गैस। अगर आप क्लोरीन गैस यूज़ करते हो तो सिंपल एक मॉलिक्यूल में आपको दो कार्बन एटम्स पे क्लोरीन अटैच होता हुआ मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू क्लोरीनेट नेचुरल रबर। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएजेंट यू आर टेकिंग। और आपको फंक्शनलाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हैं। और डिटेल में आपको पढ़ना है तो PDF में से आप इजीली पढ़ सकते हो, बुक भी अवेलेबल मैंने करा दी है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका ये लास्ट टॉपिक होगा, और कोई डाउट्स हो तो आप पूछिए मुझसे। आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेरीज। तो आपका ऑलमोस्ट 90% में आई थिंक ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।